हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो आज से अपना एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे फ्री। तो इस बैच में खासियत क्या होगी, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। देखो, जितने भी एनसीईआरटी में आपके सब्जेक्ट हैं जीएस के अंदर आते हैं, जैसे आपकी बात करें तो इको की, हिस्ट्री की, ठीक है, फिर उसके बाद जियो की अगर बात करें, ये हो गया, पॉलिटी की बात हो गई, ठीक है, ये हो गया। देन साइंस की जो आपकी है, साइंस में क्या क्या, पीसीबी, ठीक है, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं ये हम लोग अब एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब पहले तो इस बैच में तरीका हमने ये सोचा है, ऐसा ही जो प्लान है वो ये रहेगा कि जितना भी एनसीईआरटी है, ठीक है, जितनी भी एनसीईआरटी है पूरी उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, और पीसीबी हो गई आपकी, साइंस, इसके माध्यम से। तो हर एक क्लास का हम लोग कोशिश करेंगे, जो जो आपको, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 6, 7, 8 क्लास की मायने नहीं रख रही है, ठीक है। 9th हो गया आपका, 10th हो गया, 11th हो गई, देन उसके बाद 12th की हो गई। 12th की आपकी 2 किताबें आती हैं, एक माइक्रो होती है, ठीक है, एक होती है मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो की हम लोग को उसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइक्रो से अभी तक का कोई ऐसा खास सवाल पूछा नहीं गया। अगर इंपॉर्टेंट होगा वो अलग से मैं बता दूंगा, मैक्रो से ही आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की 12th की मैक्रो कवर करेंगे। हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री भी ऐसे ही हम लोग 9th से ही स्टार्ट करेंगे। 9th, 10th और 11th, देन उसके बाद 12th के अंदर आपके 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स टोटल ऑफ मेरे हिसाब से 14 से 15, हाँ, 13, 14 अप्रॉक्स आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही जियो को हम लोग सिक्स क्लास से लेके सारी जितनी किताबें कवर करेंगे, कि जियो में 6 क्लास से अच्छा खासा कंटेंट है जो आपका एसएससी द्वारा पूछा गया है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का आर्टिकल वाइज, तो एनसीईआरटी की बस ये दिक्कत है कि इसमें आर्टिकल वाइज नहीं लिखा है, तो इसको तो हम लोग को पॉलिटी को अलग से कवर करना ही पड़ेगा। समझना मेरी बात को, पॉलिटी को अलग से हम लोग को, इसके लिए मैं आगे बैच निकालूंगा। बैच तो इनफैक्ट पहले हम लोग पॉलिटी को समझ लेते हैं, फिर मैं आगे के बैच की प्लानिंग बता देता हूँ। तो पॉलिटी की अगर बात करें तो ये हम लोग का आर्टिकल वाइज नहीं दिखा है, लेकिन आपको पूरी फंक्शनिंग, आपको एक बेस बैकग्राउंड आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सरकारें चलती कैसे हैं, सरकारें बनती कैसी, संविधान कैसे बनता है, संविधान कैसे चलता है, हर एक चीज़ आप लोग को एक बैकग्राउंड अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस हम लोग सिर्फ और 9th और 10th की कवर करेंगे एनसीईआरटी से। क्यों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9th और 10th की कवर करेंगे पीसीबी। ऐसा क्यों, क्योंकि 11th और 12th अगर आप कवर करने बैठे एनसीईआरटी से तो आप ये समझ लेना, अब एसएससी छोड़ के आप जेई नीट में चले जाना। ऐसे बस एक मजाक के तौर पे कह रहे हैं कि अगर भाई 11 12 करने का हम लोग कवर करने बैठे ना, तो इसका मतलब यही हो जाएगा भाई, मैं या तो मैं आईआईटी नीट वालों को पढ़ाना चालू कर दूँ, या फिर आप लोग आईआईटी नीट या फिर जेई या फिर नीट का एग्ज़ाम देने लगना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं बस। तो 11 12 हम लोग के लिए थोड़ा सा टफ होगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा कवर करने में, ठीक है। तो साइंस हम लोग 9 10 से पढ़ेंगे हर दिन। जैसे आपका 9th क्लास में आपके 4 चैप्टर हैं 9th क्लास में, ठीक है। यहाँ पे अभी देखना 10 चैप्टर्स है, सॉरी 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हर दिन एक एक, जितने भी आपके चैप्टर होंगे हर दिन एक एक आपका लेक्चर आता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है 3 महीने के अंदर, हाँ, अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 months के अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद, ये खत्म होने के बाद, समझ लेना मेरी बात को अच्छे से, ये खत्म होने के बाद हम लोग फिर बैच, क्या नाम, सीधे एक जीएस का बैच निकालेंगे यूट्यूब पे, वो भी फ्री होगा आपका, ठीक है। उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ेंगे, हिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे, जियो अलग से पढ़ेंगे, पॉलिटी अलग से पढ़ेंगे, साइंस में पीसीबी भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हम लोग कवर करेंगे। तो होप सो आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई होगी, कैसे हम लोग का बैच प्लानिंग रहेगी और कैसे हम लोग का जीएस का सिलेबस इतने अच्छे से कवर होगा कि आप कहोगे सर मज़ा आ गया इस बार तो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो, हम लोग का आज 9th क्लास की अपनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक सेकंड को मैं इसको इरेज कर दूँ। ये क्या है यार, बड़ा अजीब सा इरेजर है। अच्छा, जिस पोर्शन पे, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं इसको देखता रहूँगा, ठीक है। कलर सेट करते हैं, रेडी, ठीक है। रेड विजिबल रहेगा आप लोग को आसानी से ना, ठीक है, रेडी रहने देते हैं। तो आज से अपना क्या, कौन सी क्लास स्टार्ट होगी, इकोनॉमिक्स की स्टार्ट होगी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को हम लोग कवर करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद जो आप लोग को कंफर्टेबल लगेगा आप बता देना कमेंट्स कि इकोनॉमिक्स के बाद हिस्ट्री में, सॉरी एनसीईआरटी में क्या कवर करना है। इकोनॉमिक्स आज से स्टार्ट हो रही है हम लोग की 9th क्लास की, ठीक है। और फिर आते हैं सबसे पहले इसके कंटेंट में, ठीक है।
ये रहा इसका कंटेंट, क्लास 9th का, यहाँ पे लिख लेना 9th क्लास का है ये आपका कंटेंट, ठीक है। तो इसमें 4 चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इन सब में, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग को समझने ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ चैप्टर आपका खास नहीं है, इसको नहीं समझना है, पर 2-4 चीज़ें इसके अंदर से भी निकल के आती हैं, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा दी जाएंगी, ठीक है। देन आपका चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स, ये भी काम अच्छा कर रहा है, मतलब ये भी इसका भी वेटेज है, ठीक है। चैप्टर 3 हो गया फूड सिक्योरिटी हो गया, ये थोड़ा सा आपके मतलब के चैप्टर हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। देखो इस चैप्टर में खासियत क्या है कि इसको एक मतलब एक इमेजिनरी स्टोरी बना के आप लोग को इसमें बस समझाया जाएगा कि कैसे अपनी इकोनॉमी क्या क्या मतलब काम करती है, क्या है, मतलब एक तरह से इसने एग्जांपल दिया। तो ओवरव्यू आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओवरव्यू में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी तो आप मतलब बोर्ड का पेपर तो दे नहीं रहोगे, आप ये सब लिखोगे, ठीक है। जो हम लोग का मेन है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हाँ एक चीज़ याद रखना, जो मैंने ये ऐसे ग्रीन से मार्क किया ना, इसको अपना पॉइंट बना के नोट्स में लिखते रहना, ठीक है। तो आप लोग के लिए वो काम आएगा, ये जो मैं जितना मैं मार्क करूँगा ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके लिए इसको मार्क करते रहना। और अगर हो सके तो ऐसे जैसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट इस लैंड लिखा है तो फर्स्ट थोड़ा सा अपने अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ये ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा डिट्टो उतारो, समझ के आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मुझे बीच बीच में लगेगा तो मैं उसको हाईलाइट करता हुआ चलूँगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले लाइन 1 पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखी है, पहले हम पढ़ेंगे फिर समझेंगे। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस वी वांट, ठीक है। जो प्रोडक्शन का एम क्या होता है, ठीक है, क्या करना है, प्रोड्यूस करना, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जो हम लोग को गुड्स एंड सर्विस चाहिए उसके लिए। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देखो 4 रिक्वायरमेंट होती हैं बेसिक्स, ठीक है। पहले लिख लेना, एक सेकंड ले लेना, हाँ पहले लिखो 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे लिख लेना, ऐसे लिख लेना 4 रिक्वायरमेंट्स, एक मिनट, ठीक है, 4 रिक्वायरमेंट। तो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, पहला आपका किसी भी चीज़ का आपको प्रोडक्शन करना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, लैंड की रिक्वायरमेंट है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरी की अगर हम लोग बात करें, तीसरी तो आपके क्या है, फिजिकल कैपिटल हो गया, फिजिकल कैपिटल एक सेकेंड, फिजिकल कैपिटल हो गया। और चौथी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, ये देखो, देयर इज़ अ 4th रिक्वायरमेंट, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रप्रेन्योरशिप, ठीक है, क्या, ठीक है। अब कुछ लोग ने जिन्होंने पहले का कोर्स कवर कर रखा होगा, जो लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, अब उन लोग को समझ में आ गया होगा ये चारों चीज़ें मैंने क्या लिखी है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। ये क्या मैंने अभी फिलहाल के लिए लिखा, 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। और इन्हीं चीज़ों को जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन्हीं को एसएससी के टर्म से बात करें तो यही 4 चीज़ों को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factor of production। यही जो आपके 4 पॉइंट्स है ना, यही होता है आपका क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब एक बार चलो ऊपर से देख लें, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट। ये तो टेम्परेरी चीज़ आ गई। सबसे पहले आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लैंड की, आप लोग को सबसे पहले जगह चाहिए। सेकंड हो गई लेबर, द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, ठीक है। यानी कि आप लोग को काम, कंपनी में काम करने, लेबर का मतलब आप ये मत समझना कि जैसे, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का पर्सपेक्टिव इस चीज़ में बदल है, क्योंकि जब हम लोग लेबर की बात करते हैं तो आप लोग लेबर समझते हो जो लोग काम करते हैं घर दिहाड़ी पे, जो लोग काम करते हैं घर बनाने का, या फिर किसी भी प्रकार का काम करते हैं दिहाड़ी पे, दिन के वेजेस के, डेली वेजेस के हिसाब से, तो आप उनको लेबर कहते हो। लेबर का मतलब ये नहीं होता है बेटा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझ के चलना, लेबर का मतलब होता है जो लोग आपके लिए काम करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लेबर वही हो जो दिन की दिहाड़ी पे 200-400-500 रुपये के लिए आ रहा है, डेली आपके लिए काम कर रहा है। वो भी बंदा, आप जैसे मान लो एक कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हो आप, मतलब मान लो कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, बैट की एक फैक्ट्री, क्रिकेट सब लोग खेलते होंगे ना, बैट या बॉल की मान लो फैक्ट्री होगी, ठीक है। तो आपके लिए जितने लोग काम कर रहे होंगे ना उस कंपनी के अंदर, वो सारे आपके लिए लेबर्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। बात आती है फिजिकल रिक्वायरमेंट की। फिजिकल रिक्वायरमेंट की क्या फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ठीक है। कैपिटल का मतलब आप तो मनी समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेबर तो आप लोग समझ में आ गया। द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो
ये देखना, टूल्स हो गई आपकी, ठीक है, मशीन्स हो गई आपकी, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब क्या होती हैं आपकी फिक्स्ड कैपिटल कहलाती हैं। इसी के अंदर देखना, ये बात याद रखना, ये जो फिजिकल कैपिटल लिखा है इसको भी दो तरह से डिवीजन हो सकता है इसका। पीसी में लिख दे रहा हूँ तो आप लोग को समझ जाएगा फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर भी ये डिवीजन होता है, किसमें किसमें, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, क्या फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा आप लोग लिखना है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मैं भी समझाता हूँ आपको, लिखते हुए चलना तो आप लोग को आसानी रहेगी और जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है। फिजिकल कैपिटल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, क्या, फिक्स कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। देखो ये फिजिकल कैपिटल के बारे में समझाया गया, ए और बी पढ़ा है, तो यहाँ पे डाल दो आप अरे यार .1 यहाँ पे डाल देना, .2 दो चीज़ें आती है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने बॉल बनाने की कंपनी वो करी, ठीक है, बॉल बनाने की एक फैक्ट्री आपने लगाई, ठीक है, अब उसमें कुछ मशीन्स लगेंगी, ठीक है, समझना मेरी बात को, कुछ मशीन्स लगेंगी, कुछ टूल्स लगेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो लैंड एंड होगी, ये मतलब बिल्डिंग्स होगी, ठीक है, मतलब आप लोगों को एक जगह पूरी बिल्डिंग इमारत बनानी पड़ेगी, इमारत बोले या फैक्ट्री, मतलब कुछ तरह आपको सेटअप करना पड़ेगा ना, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ ना, समझना मेरी बात को, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वन टाइम या फिर कुछ समय के लिए तो आपने उसको फुर्सत कर दिया ना। ऐसा तो है नहीं कि हर दिन आप फैक्ट्री लगा, मतलब हर दिन आप मशीनें लगा रहे हो, आपने एक बार लगाई बात खत्म हो गई, ठीक है, हर 2-4 साल में सर्विस होगी उसकी, वो होगी, वो एक केस अलग है, ठीक है। 5-10 साल में क्या हो सकता हो, 5-10 साल तक खराब हो जाए तो आपने रिप्लेस करवा दी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड कैपिटल, जो काफ़ी समय तक चले। वेयरएस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल जो पैसा आप लोग को लगे, मतलब कि जो मतलब पैसा समझ लो जो फ्लो में रहे, ठीक है। यहाँ पे देखना रॉ मटेरियल, जैसे अब बॉल बनानी है तो आप लोग को रबड़ डेली चाहिए ना, बॉल किसकी, रबड़ की बनती है ना, तो रबड़ आपको हर जगह हर दिन चाहिए होगी, तो मतलब रबड़ के वो रबड़ आप समझ रहे हो ना क्या होता है, जो ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है रबड़, तो वो आपको हर दिन चाहिए होगा, वो हो गया आपका क्या, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अनलाइक टूल मशीन एंड बिल्डिंग दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। एक तरह से बोल सकते हो वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल, ठीक है, समझ में आई। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल। फोर्थ हम लोग का क्या है, सॉरी, देर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज। अब आप इतना बड़ा धंधा करने जा रहे हो, तो अब ये बताओ आपको, अगर आपके पास दिमाग ना हो या फिर आपके पास दौड़ने भागने की कैपेसिटी ना हो, तो क्या आप ये सब कर पाओगे, नहीं ना। तो आप लोग को आपको ऐसे अभी आपको कोई कहे थे कि जाके जाओ फैक्ट्री डाल दो, नहीं डाल सकते हो ना, आप लोग को नॉलेज चाहिए, ठीक है, इंटरप्राइज चाहिए, ठीक है, टू बी एबल टू पुट मतलब ऐसी क्या नॉलेज चाहिए कि इन सब चीज़ों का बैलेंस आप वर्क बना लें, ठीक है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, ठीक है, ये सब आप इक्वली लगाओ, ठीक है, दिमाग होना चाहिए, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है। देखो मैं अब ये सब देखो, अब आप सोचो कि सर आप उड़ा उड़ा के पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो अब देखना क्योंकि देखो उड़ा उड़ा के क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम लोग सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एसएससी के पर्सपेक्टिव से। अब भाई इसमें ये बताओ, अब जैसे ये लाइन लिखी है आप लोग पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है, पॉज करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो फार्मिंग इन पालमपुर लिखा है, तो वो उससे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ना। देखो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, ठीक है, पालमपुर से आपको क्या लेना देना, कोई लेना देना, ये एसएससी पूछ नहीं रहा है, जो एसएससी पूछ रहा है वो लोग वो चीज़ें हम लोग एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना एसएससी के, वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आप लोग भागते हो कि ये किताब लेना है, इस टीचर के पास पढ़ना है, टीचर भी बेटा वहाँ से ही एक्सट्रैक्ट करके पढ़ा रहा है आपको एनसीईआरटी से, वो कोई और लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, वो एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज बोल रहा है। तो इतना भटकने से अच्छा है एक बार जो जहाँ से जड़ें उखड़ रही है ना, पहले जड़ों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग पेड़ों पे स्टडी करेंगे, पहले हम लोग जड़ मजबूत करते हैं अपनी, ठीक है। द सेकंड यूनिट, हाँ एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इसका वैसे कोई लेना देना नहीं, लिखो ना लिखो। देखो द स्टैंडर्ड यूजिंग यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। याद रखना जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जैसे एक लैंड है आपका, जैसे कोई ज़मीन है या प्लॉट है, इसको मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड, समझना मेरी बात को, स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर में ही मेज़र होती है। वेयर एज हम लोग लोकल यूनिट्स में बात करते हैं, जैसे 1 बीघा ले लो ज़मीन, 1 गज, मतलब जैसे आप लोग का घर होगा, काफ़ी यूपी वाले शायद रिलेट कर पाएंगे, भैया 200 गज का मेरा मकान है, 250 वर्ग गज है, ये थोड़ी लोकल भाषा होती है, ठीक है। अब जैसे गज यहाँ पे चल रहा है ना, आप दूसरे स्टेट में जाओ शायद गज ना चले, कुछ और चले, गाँव में जाओगे तो गज नहीं बात करते हैं, वो लोग बीघा में बात करते हैं, गुंठा की बात करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कुछ, तो स्टैंडर्ड यूनिट आप लोग को याद रखनी हेक्टेयर, और लोकल यूनिट्स क्या होती हैं, बीघा और गुंठा, ये सिर्फ लोकल यूनिट्स हैं, लोकल के नाम पे होती हैं, मतलब इससे कुछ ज़्यादा खास वो नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड,
ठीक है। अब देखो पालमपुर को समझना ना पड़ा, मतलब उसमें ना जाना, एकदम कंफ्यूज ना होना, मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। बात ये है कि पालमपुर की एक ऐसी कहानी थी कि सब लोग, एक बार को मैं बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ आ जाएगा कि हम लोग इतनी बात क्यों करें। पालमपुर भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मतलब जो बेसिक, मतलब कोई ना बिजली थी ना कुछ था, मतलब वही बेसिक जो प्राइमरी टूल्स की मदद से, ना मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस फार्मिंग भी नहीं थी, ठीक है। तो बेसिक लैंड वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर खेती पे और वो डेयरी पे, इन सब पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो अब वहाँ पे, अबे भाई अब ये समझ लो कि प्रोडक्शन की बात हुई कि वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे बनाया जा सकता है, तो वही एक क्वेश्चन बना रहा है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ठीक है। तो क्या कोई तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हो कि एक ही लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए निकाल सको, ठीक है। द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट, ये सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, पालमपुर की कहानी है ये, ठीक है। एक सेकंड देना मुझे, कुछ छूट तो नहीं रहा। हाँ देखो, द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एरिगेशन, ठीक है। पहला तरीका अपना क्या है, वेल डेवलप्ड, अगर आप लोग को सेम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, मतलब मान लो कि आपके पास 1 हेक्टेयर ही लैंड है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 1 हेक्टेयर तो काफ़ी छोटा होगा, तो 1 हेक्टेयर में आपको ज़्यादा, पहले मान लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल 50 kg ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। 50 kg गेहूँ का प्रोडक्शन होता, अब ये प्रोडक्शन हमें चाहिए 60 kg, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। पहला क्या, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ठीक है। कैसे लिखना आप लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाना, फिर यहाँ पे लिखना द विद द हेल्प ऑफ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब होता है, जुताई। जुताई मतलब पानी का, मतलब पानी जो खेतों में दिया जाता है फसलों को, उसको बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लेट्यू, हाँ एक चीज़ ये लिख लेना, ये मतलब स्टार पॉइंट बना के लिख देना, प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है अपना, ये जब आप लोग वो पढ़ोगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में, तब आपको पता चलेगा, सेंट्रल हाईलैंड के ऊपर जो अपना डेक्कन प्लेट्यू रीजन होता है वही होता है, ठीक है। क्या होते हैं प्लेट्यू, ये सब हम लोग बाद में समझ लेंगे अच्छे से। प्लेट्यू हैव, ये मतलब ज्योग्राफी में अच्छे से समझ लेंगे, प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर प्लेट्यू है तो वहाँ पे इरिगेशन का लेवल कम होता है, यानी कि वहाँ पे जुताई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। हाँ ये चीज़ देखो, है ये पॉइंट बना के लिख लेना, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे अब आप लोग को सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे एक फ्लो नहीं बन पा रहा है। फ्लो कैसा कि अभी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा खेती बाड़ी पे आ गए, तो ये चीज़ का थोड़ा इशू होगा, मतलब छोटी जो क्लासेस होती हैं ना उनमें इशू होता है, ठीक है। जैसे 9th 10th, जब हम लोग 11th 12th की हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इन सबको पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक प्रॉपर मैनर है, ठीक है। थोड़ा सा 9th 10th के जो क्लासेस है इसमें दिक्कत होगी, मिक्स होगा, कभी खेती की बात होने लगेगी, कभी पानी की बात होने लगेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, तो या फिर एसएससी की अगर तरीके से बात करें तो एसएससी कैसे पूछ सकता है, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड व्हाट इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तब आप उसको नीचे ढेर सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आप उस समय क्या वो करोगे, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखो मल्टीपल क्रॉपिंग में कुछ लोग वो होते हैं कंफ्यूज कि मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब, कुछ लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जैसे एक लैंड है तो एक ही समय पे मान लो डिवीजन कर दिया उस लैंड के, इसमें गेहूं लगा दिया, इसमें कुछ और लगा दिया, इसमें कुछ और लगा दिया। ऐसा नहीं होता, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये नहीं होता। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो एक ही लैंड पे साल में मल्टीपल क्रॉप्स अगर लगा दिए जाएँ उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं, पहला वे आप लोग ने लिख दिया था इरिगेशन वाला, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। दूसरा, पहला हम लोग ने क्या समझा था, पहला याद करो, जल्दी से बताओ, लो यार हम ही भूल गए। हाँ पहला था इरिगेशन, ठीक है, पहला था इरिगेशन, लिखते हुए चलना। दूसरा क्या है, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, ठीक है। द सेम लैंड इन मल्टीपल, द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। तीसरा आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होते हैं, फॉर हाई यील्ड। हाई यील्ड मतलब ज़्यादा पैदावारी के लिए, यील्ड इज अ मेजर ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक है। यील्ड का मतलब आप डायरेक्टली ये समझना पैदावारी, ठीक है, इसके टर्म में, क्रॉप के टर्म में। टिल द मिड 1960s द सीड यूज इन कल्टिवेशन वर, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पहले मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग,
ठीक है, ये थोड़ा सा भी टप पेन चल नहीं रहा है तो इस चीज़ का सॉरी। ठीक है, क्या समझे हम लोग? द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हाई यील्ड टिल द मिड 1960। ठीक है, मिड 1960 द सीड यूज इन कल्टिवेशन वर ट्रेडिशनल वन विद रिलेटिवली लो यील्ड। ठीक है, जो 1916 तक ये इसको लिख लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक फैक्ट है तो इसलिए आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे होंगे शायद यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, सीडीएस वगैरह और या फिर अदर एग्जाम, तो वहाँ पे काम आ सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि 1960 से सन 1960 की बात करें अगर, तो 1960 तक जो सीड्स यूज़ हो रहे थे वो ट्रेडिशनल सीड्स थे। ठीक है, यानी कि पुराने, मतलब जो पुराने सीड्स थे वो यूज़। अब ये मत, अब कुछ लोग कहोगे भैया नए सीड्स भी होते हैं क्या? कुछ नए सीड्स नहीं, उन्हीं पे थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करके नए वेराइटी ऑफ सीड्स बनाए गए। ठीक है, मतलब आप एक तरह से ये समझ लो कि जो पुराना सीड था, यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे वीट का, ये गेहूं का सीड है। ठीक है, गेहूं का बीज है। ठीक है, इसकी भी थोड़ी रिसर्च करी गई, इसके थोड़े से जो जेनेटिक्स थे, जेनेटिक्स मतलब इसके इंटीरियर्स थे वो बदले गए बाय रिसर्च और लैब में, तो कि इसमें थोड़ी सी आपकी सॉरी कि इसकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाए या फिर इसका टेस्ट इन्हांस कर दिया जाए, तो मतलब थोड़ा सा लैब मॉडिफिकेशन करके या फिर एक ही बीज में ढेर सारा प्रोडक्शन हो जाए, मतलब इस तरह का मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी वैरायटी आई आपकी? ग्रीन रेवोल्यूशन, 1960 था ना। फिर उसी के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब जैसे ये ट्रेडिशनल थे तो इसमें पैदावारी कम थी। ठीक है, फिर अपना ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो ग्रीन, अब ये इस चीज़ को भी नोट बना के लिख लेना, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s। ठीक है, लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज़। इसी का जब वो क्या नाम रिसर्च वगैरह हुई और फिर रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ, R&D हुआ इस पर, तो एक नई वैरायटी बनाई गई। मतलब अलग अलग बीज है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल एक समझना, अलग अलग बीज है ना, तो उसमें ही आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, तो अलग अलग प्रकार के, मतलब फिर से उसी के मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया, एडवांस वर्जन बनाया गया। ठीक है, जो पीछे वाले सीड से अच्छे थे। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला गया? हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड। अब हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स क्या थे? तो हाई HYV लिख लेना यहाँ पे, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड। तो इसका क्या काम था कि पहली बात तो थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन हुआ होगा, प्रोटीन वगैरह इनके क्या नाम न्यूट्रिएंट्स में, वो तो केस अलग है, पर इनका खास काम ये था कि प्रोडक्शन बढ़ाने का। ठीक है, क्या खास काम था? प्रोडक्शन बढ़ाने का इनका खास काम था कि मतलब ज़्यादा एक ही ज़मीन पे जितना बीज पहले मान लो 10 बीज में 100 लिख लो। ठीक है, 100 बीज में 100 पेड़ निकल रहे थे, 100 बीज में मतलब एक बीज में मान लो कि 10 बीज और बन रहे थे, 10 गेहूं के दाने बन रहे थे। अब वही 10 की जगह 20 बनेंगे। ये था आपका HYV। ठीक है, HYV सीड्स। अब इसका एक नुकसान क्या था? अब HYV, अब कोई चीज़ इतनी अच्छी आप छेड़छाड़ करोगे नेचर के साथ तो भैया मिलेगा ही, है ना। तो मिला क्या, किस तौर पे? HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब HYV सीड्स को क्या चाहिए? वाटर ज़्यादा चाहिए भाई, जब प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है तो पानी भी वो मांगेगा, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्योंकि ज़मीन में इतना फर्टिलाइजर होता नहीं था। ठीक है, वो तो ट्रेडिशनल सीड, जो पुराने सीड्स थे उन्हीं को बना पा रहा था, तो क्या हुआ? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया एंड पेस्टिसाइड्स टू ग्रो टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। अब नुकसान क्या हुआ? नुकसान अब आगे देखना। ठीक है, फार्मर्स ऑफ पंजाब। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ने लिख लेना, ये भाई यहाँ पे आप लोग ने जितना मार्क किया लिख लेना भाई, ग्रीन वाला बहुत ज़रूरी है, लिख लेना। ठीक है, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट वन टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का क्या मतलब हुआ? वही आपका HYV सीड्स को, इन सबको यूज़ करने का। तो यही पंजाब, हरियाणा और इन्हीं लोग ने सबसे पहले यूज़ किया। अब आते हैं कहाँ? ठीक है, एक मिनट को कुछ भूल तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, और कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है, अब देखो, अभी हमने कहा कि अब भाई आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो भाई, पहले जो कुदरत आपको दे रही थी आप लोग को, उसमें भूख नहीं मरा, इंसान का लालच तो मर नहीं सकता ना। तो हुआ क्या? अब साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब क्या हुआ आपका? वही HYV यूज़ करना। अब HYV यूज़ करने के बाद आपका क्या नाम, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करे जा रहे थे। ठीक है, पानी भी ज़्यादा यूज़ हो रहा था। अब ये बताओ, अब इतना सब किया कि अब ज़मीन को तो तुम बदल नहीं सकते हो कि ज़मीन ही पूरी बदल दी जाए। तो नेचुरल रिसोर्स में ज़मीन अमीन था, वो सब ओवर, जितने और चीज़ें थी वो सारी ओवर यूज़ होने लगी। मतलब जितना उनको यूज़ होने था उससे ज़्यादा काम लिया गया। अब मान लो अब दिन में 10
घंटा मतलब काम करते हो, ठीक है, दिन में 10 घंटा, अब आपसे खींच तान के 20 घंटा हम करवा लें, अगले दिन अच्छे से काम कर पाओगे? नहीं ना। द ग्रीन रेवोल्यूशन इज द एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या हुआ, जो ज़मीन थी, सॉइल की फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हुई। किस वजह से? केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ करने की वजह से, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या, कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू द डेप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। अब जैसे ये है, मान लो ये आपकी ज़मीन थी, ठीक है, पानी आपका ग्राउंड वाटर आप लोग सबको पता ही होगा ना, अब दिल्ली से है कोई तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते ठीक है। तो ग्राउंड वाटर, हाँ, कहाँ आते हैं हम लोग, हाँ, जैसे ये ज़मीन है अपनी, ठीक है, ये ज़मीन है अपनी, यहाँ से आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है, मान लेते हैं अपना पानी है 100 फीट पे, ठीक है। अब जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे 100 फीट पे पानी अवेलेबल है, तो 100 फीट मतलब नीचे तक आप गड्ढा करो जो बोरिंग वाले होते हैं, और वहाँ पे मोटर डाल दो तो ज़मीन से पानी निकाल निकाल के देती रहेगी। अब जब इतना सारा हुआ भाई, खेत के लिए ऐसा तो है नहीं एक टब चाहिए या एक वो क्या नाम आपका, क्या बोलते हैं यार, टंकी, या एक टंकी जो अपने घर पे होती है 1000 लीटर पानी डाल दिया भाई हो गया भाई, खूब एक का पानी निकाला गया, खूब एक का पानी निकाला गया, हर खेत वाले ने निकाला, हर एक खेत ने, हर एक बंदे ने जिसके पास खेत है उसने पानी निकाला खूब, तो वो 150 घट के कहाँ हो गया 200 फीट, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, वो समझ में आ रही होगी। तो ये हुआ, वाटर टेबल को भी इसने क्या नाम डैमेज किया, ठीक है। इसको लिख लेना, ठीक है, कंटिन्यूस यूज से आप लोग लिख लेना यहाँ तक की, वाटर टेबल तक की, ठीक है। तो अब वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अब भैया कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है तो अब इतना आसान तो है नहीं उसको सही करना, ठीक है। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। ये स्टार पॉइंट बना के लिखना, ठीक है, स्टार पॉइंट बना के लिखना, ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर नहीं, जो मतलब थोड़ा सा इधर उधर के भाई क्या बताएं कहाँ से पूछ लेता है एसएससी, तो पता तो है पर जितना पता कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हमने कहा कि एसएससी ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्या है ये अपना पंजाब में। एक चीज़ और, ये जो हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ना, ये आपकी 2021 तक की अपडेटेड है। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट वेबसाइट से हमने निकाली हुई है, तो अभी 2021 के बाद कोई एनसीईआरटी लॉन्च नहीं हुई है या फिर मतलब रीप्रिंट नहीं करी गई, तो इसलिए ये मत सोचना कि भैया ये कितनी पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, याद दिला दूंगा हर एक लेक्चर में अगर हो सका, तो जिसमें बच्चे आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो कि भैया पता चले आप 2010 की पढ़ा रहे हो, 2010 में पंजाब यूज़ कर रहा था, आप पता चले उत्तर प्रदेश यूज़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। 2021 तक की मेरे पास अपडेटेड, फुल्ली अपडेटेड जो एनसीईआरटी है वो है मेरे पास, सारी अभी पढ़ी हुई है। अब अगर कोई आती है अपडेट होती है तो भाई हम उसको बता देंगे कि ये अपडेट हो चुकी है, और उसका अलग से कोर्स बैच बना देंगे, परेशान मत होना इस बारे में, ठीक है। 2021 हो गया, ठीक है। अगर जब अपडेट हो जाएगी ना एनसीईआरटी हम आपको डाल देंगे, और जो चेंजमेंट होंगे वो भी हम बता देंगे, परेशान होने वाली बात नहीं होगी आपके पास, ठीक है। तो ये तो फिर से पालमपुर आ गया अपना। हु विल प्रोवाइड द लेबर, ठीक है। और देख लेते हैं, कुछ ऐसा खास तो नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इन सब का भी कोई मतलब नहीं है जो आप सोचो कि भैया ये सब छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो सेल ऑफ सरप्लस एक बार हम आपको बता देते हैं, ठीक है बता देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सेल ऑफ सरप्लस हम बता दे रहे हैं क्या है। पहली बात तो ये समझना, सेल ऑफ सरप्लस होता है क्या, सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, ठीक है। सेल ऑफ सरप्लस का मतलब क्या, किसी जो एक्स्ट्रा है आपके पास बेच देना। अब मान लेते हैं कि अपने पास एक लैंड थी, उसमें हम लोग ने 100 kg 1000 kg ऑफ राइस की पैदावारी कर दी, ठीक है। थोड़ा सा हम टेढ़ा लिख रहे हैं क्या, थोड़ा सा बहुत टेढ़ा है यार, ठीक है। 1000 kg राइस की हम लोग ने पैदावारी करी। अब हम लोग की खपत थी 200 kg की, ठीक है, कि भाई हमने अभी पैदावारी कर दी गेहूं से, खेतों से 1000 kg राइस की, अब 200 ही भाई हम खा पाएंगे साल भर। 200 तो बहुत होता है, पर मान लेते हैं बहुत बड़ी फैमिली है तो आप लोग 200 kg खा गए, ठीक है। 200 kg आप खा रहे हो, ठीक है। बचा कितना आपके पास, प्लस में कितना है, 800 kg है ना, तो 800 kg को जो आप सेल कर दो उसी को बोलते हैं सेल ऑफ सरप्लस, ठीक है। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स वही चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, और वरना फिर आप लोग का दिमाग ख़राब करेगा भाई, ठीक है। फिर वही सब स्टोरी हैं, ठीक है। शॉपकीपर ऑफ पालमपुर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपिंग, ये भी नहीं था यार, सब स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। अब तो ख़त्म हो गया यार, सब तो स्टोरी बेस्ड है, यहाँ समरी आ गई आपकी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एनी इशूज़, ठीक है। एक बार फिर से मैं रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब स्टोरी बेस्ड चीज़ें हैं, मतलब जो आपकी पालमपुर की ये सब मतलब बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है,
तो इससे आप लोग को मतलब नहीं है, एसएससी वालों को तो बहुत दूर दूर से कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ना, मतलब आपका टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या ख़त्म। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिव देयर इज़ अ मेमोरी पालम, देखो भाई यार घूम फिर के पालमपुर पालमपुर, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 1, ठीक है। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लास 9 की इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्या क्या चीज़ें हम लोग ने कवर करी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या हम लोग ने पहले चीज़ें कवर कर ली। हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कवर किया, एफओपी को कवर किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझ लिया कि क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझा, फिर उसके बाद हम लोग ने HYV सीड्स के बारे में थोड़ा सा समझा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के बारे में समझा कि प्रोडक्शन किस चीज़ का प्रोडक्शन, फसलों का प्रोडक्शन, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या मेथड हमने देखे, इरिगेशन हो गया आपका, इरिगेशन के साथ अपना कौन सा इरिगेशन दूसरा यार क्या था, दूसरा क्या था भाई यार, माइंड ब्लैंक हो जा रहा है बार बार। इरिगेशन हो गया, तीसरा तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड था, ठीक है। इरिगेशन मॉडर्न फार्मिंग मेथड, क्या हो गया भाई, क्यों दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा, दिमाग के साथ लैपटॉप भी नहीं काम कर रहा, चल जाए यार। हाँ ये रहा मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग ने कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अपना चैप्टर 2। तो अब नेक्स्ट ही लेक्चर में देखेंगे चैप्टर 2 है क्या। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।